तो ये जो आपकी दो लैंग्वेजेस हैं, पाइथन और जावास्क्रिप्ट, दोनों बहुत पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं, और अगर आप दोनों करते हैं तो आप फुल स्टैक डेवलपमेंट में इंशाल्लाह बहुत अच्छा कर लेंगे। सही है, क्योंकि आजकल कुछ चीज़ों की डिमांड, क्योंकि अगर आपको फ्रीलांसिंग मार्केट का थोड़ा बहुत अब आइडिया हो गया होगा, कुछ में से आप लोगों ने फाइवर की गिग्स भी बनाई होंगी जिस पे कोई जवाब, कोई मैसेज, कुछ भी नहीं आ रहा होगा, तो आपको इतना अंदाज़ा हो गया होगा यार इतना आसान नहीं है। सही है, कुछ ना कुछ तो मेहनत थोड़ी बहुत है। सही है, जो बंदा एक जगह पे पहुंचा हुआ है, काम कर रहा है, प्रोजेक्ट उठा रहा है, उसकी मेहनत है। अभी आपको थोड़ा बहुत ये फील होने लगेगा। उसकी वजह ये है कि जब आप खुद अपनी गिग्स बना रहे होंगे, अपने अकाउंट बना रहे होंगे, तो कुछ भी नहीं हो रहा होगा। ठीक है, उसकी वजह क्या है कि जब आप एक सिंपल कोई वेब पेज बनाने वाली जॉब आती है, तो विद इन 2 मिनट्स 50 से ज़्यादा लोग उस पर प्रपोजल भेज चुके होते हैं। विद इन 2 मिनट्स 120 सेकेंड्स बस इनफ, इतना चाहिए उनको, क्योंकि वो बिल्कुल बैठे हुए होते हैं तैयार, पहले से ही कॉपी हुआ होता है सारा प्रपोजल। वो देखते हैं ये वेबसाइट चाहिए, ठक करके उसको भेज देते हैं। वो इतना तेज़ है। आप ये नोट करें, अपवर्क पे ये चीज़ आप देखिएगा, आपको बहुत दिखेगी, सिर्फ 2 मिनट। तो हमें कहाँ पे एडवांटेज आता है, जहाँ पे वो बोले कि ठीक है मुझे वेबसाइट चाहिए, लेकिन वो किसको चलाएगी, एआई के मॉडल को, या वो किसको चलाएगी, पाइथन के एल्गोरिथम को। अब वहाँ पे हम एज ले आते हैं। अब वो फिर 10 मिनट भी हो चुके हो ना, मुझे पता होता है इसके 4-5 से ज़्यादा नहीं जाएंगे, और जो जिन्होंने रिक्वेस्ट भेजी भी होगी उनमें आधों को पता नहीं होगा कि उनको करना क्या है। जाइए, उन्होंने बस ऐਵੇਂ ही भेज दिया कि यार चलो अल्लाह वास्ते कुछ तो मिल जाएगा, फिर सीख लेंगे, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। तो आधे बेचारे ऐसे होते हैं, आधे एक्सपर्ट्स होते हैं। सही है, फिर आपका मुकाबला उनसे होता है, लेकिन बहुत कम रेशो है। सही है, बहुत कम रेशो है, तो वो उसमें फिर आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आप खुद सोचें ज़रा, आप क्लाइंट की ज़रा सोचें। आप एक जॉब पोस्ट कर रहे हैं, आपके सामने 50 सीवी आ गई हैं, आपके 50 अकाउंट हैं, आपके ऊपर बोल रहे हैं कि हमें काम दो, हमें काम दो, हमें काम दो। अब आप 50 लोगों में से कैसे सिलेक्ट करोगे? आप लाजमी सी बात है, आप क्या करोगे जो कि इंसानी दिमाग करता है, आप देखोगे, बोलोगे भाई बैच किसका सबसे बड़ा है। आप बोलोगे यार टॉप रेटेड प्लस, आप प्लस वाले को पहले क्लिक करोगे, और उसके बाद अगर टॉप रेटेड प्लस वाला बहुत पैसे बोल रहा है तो आप टॉप रेटेड वाले के पास जाओगे। अगर आपके पास टॉप रेटेड वाले के पास भी पैसे नहीं है इतने कि आप वो टॉप रेटेड वाला भी महंगा कह रहे हैं, तो आप सिंपल जाओगे। लेकिन सिंपल उसके पास जाओगे जिसने $5,000 कमाए हुए हो, $10,000 कमाए हुए हो। कोई ना कोई आपको पीछे मैट्रिक्स चाहिए ये सिलेक्ट करने के लिए कि इन 50 लोगों में से मैं किसको सिलेक्ट करूं। तो क्लाइंट भी इंसान है, वो मशीन थोड़ी है। अब आप यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं, वो इतना अच्छा खूबसूरत सा ना प्रपोजल लिखते हैं कि सर वी विल डू दिस, सर वी विल डू दैट। अबे भाई वो पढ़ेगा भी नहीं, सीधी बात है, वो पढ़ेगा भी नहीं। उसकी वजह क्या है कि उसके बाद 50 ऐसे खूबसूरत प्रपोजल उसके अकाउंट में भरे भरे, समझ रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपने अपनी एक तरह से ब्रांड वैल्यू बनानी है। आपने कोई ऐसी यूनिक चीज़ सीखनी है, इसको हम कहते हैं यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट। आप में ऐसा क्या यूनिक है जो वहाँ पे ज़्यादातर लोग नहीं कर पा रहे। आप पहले यूएसपी बनाएं, उस यूएसपी पे आप पहले क्लाइंट उठाएं, अपनी प्रोफाइल को $1,000 से प्लस ले जाएं। जब तक आपकी प्रोफाइल 1,000 प्लस पे आगे नहीं जाती, आपको बेकार प्रोजेक्ट मिलेंगे, $5, $10, $15, $20, नथिंग। सही है, जब आप $1,000 से ऊपर जाओगे फिर आप बातें करोगे $200, $300, $500, समझ रहे हैं। फिर आप जब $10,000 को क्रॉस करोगे फिर आप बातें करोगे $2,000, $2,500। अब ऐसे से आपका लेवल इंक्रीज़ होता है। लेकिन पहला जो 1000 होता है उसको क्रॉस करने में सबसे ज़्यादा टाइम और सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है। क्यों? क्योंकि उसमें आपको क्या चाहिए, यूएसपी, कोई ऐसा यूनिक सेलिंग पॉइंट जो कि और भी कोई ना दे पाए। और ऐसे बहुत हैं, बहुत हैं। आप किसी एक चीज़ में मास्टर कर लें, आप बोलेंगे भाई मैं NLP का एक्सपर्ट हूँ पाइथन में, या आप बोले मैं इलेक्ट्रॉन JS का एक्सपर्ट हूँ जावास्क्रिप्ट में, अगर आपकी डोमेन जावास्क्रिप्ट है। आप बोले मैं टेंसरफ्लो JS, एक लाइब्रेरी है जो AI का थोड़ा बहुत काम करती है, आप बोले मैं उसका एक्सपर्ट हूँ। अब आप इंतज़ार करें कोई ऐसा बंदा है जो टेंसरफ्लो JS पे काम मांगे, आपको वो उठाएगा, क्योंकि अब आपका कंपटीशन कम हो गया। बात समझ आ रही है? इस वजह से थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ती है कि आप पाइथन सीखें, आप जावास्क्रिप्ट सीखें, आप ये सीखें, आप वो सीखें। फ्रंट एंड भी है, बैक एंड भी है, सब कुछ थोड़ी बहुत फलूदा बनेगा शुरू में, लेकिन जैसे ही प्रोजेक्ट मिलना शुरू होंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों का सब कुछ खुद ही बखुद स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। तो अब दोबारा चलते हैं थोड़ा एरे मेथड्स में, जो अगेन बेसिक्स हैं, इसको ज़रूर प्रैक्टिस करें। जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर रहे उनको अभी तक समझ आ चुकी होगी, मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ।
सही है, उनको नींद आ रही होगी, नींद इसलिए आ रही होगी कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे। सही है, तो इसके बाद हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था, हमने एक वेरिएबल बनाया था किस नाम का? सिटीज़ का। तो सिटीज़ के अंदर हम लोगों ने कुछ सिटीज़ के नाम रखे थे। NYC था, क्या था? अटलांटा था, याद हो गया तुम्हें तो। बाल्टीमोर था। सही है, तो ये एक तरह से फ़िलहाल इसको यहीं पे रखते हैं, सिंपल रखते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोगों को एक तरीका बताया था कि मुझे अगर इस हर एलिमेंट को निकलवाना है, सही है, इस हर एलिमेंट को निकलवाना है तो मुझे इस पर क्या लगाना पड़ता है? क्या लगाना पड़ता है? लूप लगाना पड़ता है। सही है, क्या लगाना पड़ता है? लूप। लेकिन लूप का एक अल्टरनेटिव है, यानी कि अगर आप लूप नहीं लगाना चाहते बार बार, क्योंकि लूप थोड़ा ना अजीब सा है, इतना कोड लिखो सिर्फ इनके एलिमेंट्स को निकालने के लिए। तो अगर आप लूप नहीं लगाना, अगर अच्छा आप लूप लगाना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आपको पता है कि लूप में क्या होगा? याद है किसको? यहाँ पे क्या आएगा? अब क्या आएगा? ये मेरा क्या बन गया? एक लूप बन गया। मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैंने लिखा, और मैंने लिखा सिटीज़ आई। समझ आ रहा है? इधर प्लस हमने कर लिया। ये जिन बच्चों को पता है सही है, जिनको नहीं पता भूल जाए। अब हम इसमें आते हैं लोकल, और जाहिर सी बात है मेरा नहीं चलेगा क्योंकि नोड का सर्वर तो चल नहीं रहा। अब एक बात समझ आ रही है कि किसी ने यहाँ से लाइव सर्वर भी उड़ा दिया है। सॉरी, सी लैंग्वेज का है ये, बेसिकली स्ट्रिंग नोटेशन है, सिंपल। वैसे ये आपका जो ये पैटर्न है ये जेसन का है, जो कि तकरीबन जो भी लैंग्वेज जेसन को फॉलो करती है ना, उसमें ये चीज़ पाई जाती है। तो हमारा यहाँ पे इंटरनेट थोड़ा स्लो है तभी ये नहीं चल रहा, लेकिन अब इसका वर्क अराउंड है। वर्क अराउंड क्या है कि मैं यहाँ से डायरेक्टली इसको चला दूँ, तो आपका क्या चल गया? NYC, अटलांटा और बाल्टीमोर। ये बात समझ आई? मैंने सिंपल क्या किया है कि मैंने इस एरे में से इसका हर एलिमेंट निकाला है, और जो भी मुझे काम करना था मैंने वो कर दिया है। इस वक्त मैंने सिंपल क्या करा है कि हर एलिमेंट निकालो और उसको कहाँ प्रिंट कर दो? स्क्रीन पे। बात समझ आ रही है? यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है, अब आप इसके हर एलिमेंट के साथ क्या करते हो। आप कंसोल लॉग करो, आप उसमें +2 करा दो, आप इसमें +city करा दो। जैसे कि मैं कहता हूँ भाई इसमें एक काम करो, इसके हर एलिमेंट के साथ +city कर दो, तो ये कहेगा NYC सिटी, अटलांटा सिटी, बाल्टीमोर सिटी। सही है, मेरा मसला है कि मैं इस हर एलिमेंट के साथ क्या करता हूँ। ये काम पूरा कौन कर रहा है? लूप। अच्छा, इसका जुगाड़ी तरीका कौन सा था? वो जुगाड़ी तरीका नहीं है भाई, क्या कर रहे हो? जुगाड़ी तरीका जो है वो ये है, ये काम करेगा। तो बेसिकली जो आपका लूप है वो भी यही काम कर रहा है। सही है कि वो पहले किस पे जा रहा है? 0 पे, फिर किस पे जा रहा है? 1 पे, फिर किस पे जा रहा है? 2 पे। लेंथ ना पता हो काम तो करेगा, क्योंकि अगली बार आप लिखोगे वो अनडिफाइंड देगा, एरर नहीं देगा। सही है, जावास्क्रिप्ट की ये मेहरबानी है। बाकी लैंग्वेजेस फट जाती हैं, उसमें ये काम नहीं होता। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि यार ये वाला काम मुझे लूप से भी नहीं करना, ये वाला काम मैंने जुगाड़ से भी नहीं करना। किससे करना है मैंने ये काम? एरे मेथड से, जो कि जावास्क्रिप्ट इसी काम के लिए कुछ फंक्शंस देता है। मुझे अब वो फंक्शन इस्तेमाल करना है। पहला फंक्शन कौन सा था? वो फॉर, याद है?
फॉर ईच में यहाँ पे क्या पास करते हैं हम लोग, कॉल बैक फंक्शन क्या पास करते हैं। अच्छा, जिन बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही ज़रा वो इधर देख लें। फंक्शन टेक आइटम्स, सही, मैंने एक फंक्शन बनाया, उसका नाम क्या रखा, ये एक पैरामीटर रिसीव कर रहा है, कौन सा, आइटम। मैं कह रहा हूँ कि भाई तुम्हारे पास जो भी चीज़ आ रही है उसको डॉक्यूमेंट डॉट क्या कर दो, राइट कर दो। सही है, क्या ये चलेगा? अब ज़रा लाइव सर्वर में इसको ओपन कर देता हूँ, लाइव सर्वर ज़्यादा बेटर है। सही है, मैंने एक फंक्शन लिखा और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, फॉर ईच। अब जब हम देख रहे हैं यहाँ पे कुछ भी हमें नज़र नहीं आ रहा, उसकी वजह क्या है कि हमने फॉर ईच को बताया नहीं कि करना क्या है। फॉर ईच हमेशा रिसीव करता है एक फंक्शन, क्या रिसीव करता है, मतलब वो आपसे पूछता है कि मैंने करना क्या है, किसका, इस एरे के हर एलिमेंट का। अभी आपको ये चीज़ नज़र नहीं आ रही, लेकिन जब ये आपने फॉर ईच चलाया है ना, तो ये फॉर ईच इसके सारे एलिमेंट्स पे जा रहा है। सही है, क्योंकि फॉर ईच तो चल रहा है ना, ये फंक्शन ऐसे ही कॉल होता है, फॉर ईच तो चल रहा है। फॉर ईच चलने का मतलब है कि ये वाला फॉर ईच, ये वाली लाइन नंबर 8 जो है, ये इस सिटीज़ के हर एलिमेंट पे जा रही है, लेकिन आपने उसको ये नहीं बताया कि वहाँ जाके करना क्या है, तो इसको ने आपको कुछ भी नहीं दिखाया। उसके लिए आपको इसको क्या पास करना पड़ता है, एक फंक्शन। एक तरीका ये हो सकता है कि आप फंक्शन बाहर लिखें और इधर यहाँ पे इसको क्या कर दें, उसका नाम पास कर दें। अब ज़रा इधर आके देखते हैं तो आपको नाम नज़र आए, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कराया हुआ है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप इस पूरे फंक्शन को यहाँ पे पास कर दें। जब आप इस फंक्शन को यहाँ पास करेंगे तो इस नाम की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप इसको ऐसे डिफ़ाइन करेंगे, इसको रीलोड करेंगे, तो भी ये नाम ऐसे ही मिलते हैं। बात समझ आ रही है? सिंपल, कि आपने फंक्शन या तो आप ऊपर बनाया, उसका नाम पास करें, या इस दोनों के बीच में ही फंक्शन पूरा बना दें। अब फंक्शन बनाने का एक और तरीका है जिसको हम क्या कहते हैं, एरो फंक्शन। अगर आप ये एरो फंक्शन भी बनाएंगे तो भी ये नाम प्रिंट होंगे। बात समझ आई? फॉर ईच एक एरे का एक ख़ास मेथड है, एक ख़ास फंक्शन है जो क्या करता है, एरे के हर एलिमेंट के पास जाता है और जो आप उसको काम कहते हैं वो हर इस एलिमेंट पे वो काम कर देता है। यहाँ पे वो प्रिंट इसलिए करवा रहा है क्योंकि मैंने उसे कहा है ये प्रिंट कराने के लिए। अगर मैं उसे कहता कि हर एलिमेंट जाके एक फ़ाइल में सेव कर दो, तो वो हर फाइल में जाके वो एलिमेंट सेव कर देता। या मैं उसको कहता कि यहाँ पे वार न्यू सिटीज़, एक मैंने एरे बनाई न्यू, अब मुझे इसको प्रिंट नहीं कराना, मैं इसको कहता हूँ कि भाई ये जो न्यू सिटीज़ की एरे है इसमें पुश करो। क्या पुश करो? आइटम, लेकिन इसमें प्लस लाजमी करना क्या, सिटी। और यहाँ पे फाइनली कौन सा लॉग करा दो, क्या, न्यू सिटी। पहले इस न्यू सिटीज़ में कोई चीज़ है, खाली है। अब हम ज़रा इसके इंस्पेक्ट में आते हैं तो हमें पता लग रहा है कि ये जो न्यू सिटीज़ है इसके अंदर कितने आइटम्स आ चुके हैं, 3 आए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कितने आइटम थे, 3। तो फॉर ईच कितनी बार चला, 3 बार। अब इस एरे में हम जाते हैं तो हमें दिख रहा है कि NYC अंडरस्कोर सिटी, एटलांटा अंडरस्कोर सिटी और बाल्टीमोर अंडरस्कोर सिटी। ये बात समझ आ रही है कि फॉर ईच उसके हर एलिमेंट पे चलता है, किसके, एरे के। कौन सी एरे के, जिस पे फॉर ईच लगा हुआ है। ये बात समझ आ रही है? देखें, अभी आप लोगों को ये बात बाउंसर जा रही होगी, सीधी बात है, सही है। लेकिन हैरत की बात है कि फॉर ईच पढ़ा दिया गया था लेकिन अभी तक किसी ने प्रैक्टिस नहीं की। और हालांकि फॉर ईच डबल में पढ़ाया गया था,
यानी कि एक नेस्टेड एरे पे मैंने फॉर ईच लगा के भी दिखाया था। सही है, तो ये तो बहुत सिंपल था, ये तो कम से कम आपको आना चाहिए था। कितने बच्चों ने फॉर ईच अपने हाथ से लिखा है अभी तक? अब बाकी जो हैं उनको ज़्यादा जाहिर सी बात है, वो क्योंकि वो जब अभी फॉर ईच वो जब बनाने जाएंगे ना, तो सबसे पहले तो वो फॉर ईच में ये वाले मसले करेंगे कि भाई सिटीज़ डॉट फॉर ईच, सही है, ये मसला करेंगे। फिर वो आधा घंटा ज़ाया करने के बाद उनको याद आएगा अबे ये कैपिटल था। फिर उनको ये समझ में नहीं आएगा इधर इक्वल टू लगाना है या इधर पैरेंथेसिस लगाना है या ये लगाना है, क्या करना है, बल्कि ये वाला भी है। सही है, दूसरे पॉइंट पे उनको ये समझ में नहीं आएगा। फिर एक और आधे घंटे के बाद उनको समझ आएगा यार ये फंक्शन है तो इस पर क्या लगेगा, पैरेंथेसिस। फिर उनको अब ये समझ में नहीं आएगा कि मैं console डॉट लॉग आइटम, जब मैं console लॉग कर रहा हूँ तो उसको हर आइटम console लॉग करना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा। अगला आधा घंटा उनको ये समझ में नहीं आएगा कि भाई यहाँ पे console लॉग नहीं लिखना था, बल्कि यहाँ पे क्या पास करना था। फिर उसके बाद अगला आधा घंटा वो लोग ऐसे ज़ाया करेंगे, सही है, बोलेंगे कि यार यहाँ पे console लॉग करा और क्या आइटम। फिर भी उनका काम नहीं होगा। फिर वो 15-20 मिनट मेहनत करने के बाद उनको समझ आएगा अबे यार ये आइटम मैंने यहाँ इस्तेमाल किया तो यहाँ से लेना भी तो था, सही है। वो फिर चलाएंगे, फिर भी नहीं चलेगा। फिर दो काम होंगे, या तो उनसे वो चीज़ वाकई हो जाएगी या उनका पीसी टूट जाएगा, सही है। तब फ्रस्ट्रेशन ना एक पॉइंट पे पहुंच जाती है, बंदा बोलता है यार बस हो गई, तो चल के ही नहीं दे रहा। तब उनको फिर थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ नुकसान करने के बाद समझ आएगा कि भाई ये इक्वल टू यहाँ पे लगाना ही नहीं था, ये फंक्शन कहाँ देना था, इस पैरेंथेसिस के बीच में। अब जब ये चलेगा तो बोलेंगे कि यार चलो अल्लाह का शुक्र है ये तो चला। अब देखिए इससे प्रॉब्लम यह होती है कि जब आप जिस दिन पढ़ के जाते हैं ना, जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपके अंदर एक ना आपका दिमाग आपको कह रहा होता है कि यार ये तो बहुत आसान है। आपका भाई यूँ घर जाएगा, टक टक करेगा, ऐसे हो जाएगा, सही है, लेकिन आपको वो पागल बना रहा है, सही, क्योंकि हर कोई अपने दिमाग में शहज़ादा होता है, सही है, लेकिन शहज़ादे को पता होना चाहिए कि वो शहज़ादा नहीं है। हर किसी को कम से कम पता होना चाहिए कि उसकी मेंटल अप्रोच कितनी है, ठीक है। ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप खुद को समझेंगे, आपको कुछ मेरे को तो कुछ भी नहीं आता, मैं तो ऐसा मैं तो वैसा, नहीं, मैं कह रहा हूँ लेकिन कम से कम अपनी जो एक तरह से रेटिंग है ना वो दिमाग में बना लो कि मैं कितना चीता हूँ, कहाँ पे मैं मिस्टेक करता हूँ, ठीक है। अब मेरी भी एक आदत है कि मैं बहुत आलसी हूँ, सही। मैं जब भी कोई चीज़ लेक्चर ले रहा होता हूँ, कोई चीज़ पढ़ रहा होता हूँ ना, तो मैं घर जाके पढ़ूँ सवाल ही पैदा नहीं होता। इतनी मेहनत कौन करता है, पूरा दिन पढ़ के आए हो फिर। लेकिन मैं पढ़ता कब हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ मेक श्योर करता हूँ कि उसके पास मेरे नोट्स कंप्लीट होने चाहिए, सही है। या तो मैं क्या करता हूँ कि अगर मुझे पता है कि ये मुझे ईजिली इंटरनेट पे अवेलेबल है, सही है, या मेरे पास उसकी एक बुक है, तो मैं एक पेपर पेन लेके जाता था। एक मेरे पास रजिस्टर होता था, वो रजिस्टर एक तरफ से खोलेंगे तो कोई और सब्जेक्ट चल रहा होता था, उसको उल्टा करके खोलेंगे तो कुछ और सब्जेक्ट चल रहा होता था, उसको बीच में खोलेंगे तो तीसरा सब्जेक्ट चल रहा होता था। वो पूरा कबाड़ा होता था, लेकिन उसकी जो एक साइड कहीं पे होती थी उसका टाइटल होता था प्रोग्रामिंग। उसमें मैं कम से कम ये लिख लेता था कि भाई आज क्या पढ़ा है, आज फॉर ईच पढ़ा है, बस। और फॉर ईच कैसा दिखता है, फॉर ईच सिटीज़ डॉट फॉर ईच की तरह दिखता है, बस। इसके ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं लिखता था। बाकी सर बोलते रहते थे, मैं भी सुनता था, मुझे लगता था कि मुझे याद बैठेगा, लेकिन मुझे अंदर से पता होता था मुझे कुछ याद नहीं बैठेगा। तो मैं बोलता था यार जब कुछ याद नहीं बैठेगा तो सुनने का फ़ायदा क्या है, सही। तो मैं कभी इधर देखता था, कभी मैं उधर देखता था, कभी सो जाता था। तो लेकिन मैं ये लिख लेता था कि भाई ये टॉपिक चल रहा है और साइंटेक्स कुछ ऐसा दिखता है, बाकी देख लेंगे, टेंशन कोई नहीं। फिर जब टेस्ट अनाउंस होता था या कोई असाइनमेंट अनाउंस होता था, आप बोलते थे कि भाई अब वाट लगेगी, असाइनमेंट बनाना है, तब बैठ के मैं वो क्या करता था, वो रजिस्टर खोलता था। फिर मैं ऊपर से देखता था, अच्छा फॉर ईच था, गूगल पे जाके सर्च किया भाई फॉर ईच क्या होता है, सही, उसका साइंटेक्स लिखा हुआ है, वो साइंटेक्स टाइप करके देखा कि क्या हुआ, बात समझ रहे हैं।
तो कम से कम अगर आपको पता होना चाहिए कि आप किस लेवल पे हैं, सही है। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम जब आप घर जा रहे हैं तो उसको रिवाइज़ कर लें, वरना ये आपके दिमाग में नहीं बैठेगा। जो बच्चे रिएक्ट तक पहुंच गए हैं वो भी थोड़ा बहुत फील करेंगे कि जब ये मेथड्स आप यूज़ करते हैं तो ये कभी कभी बंदा भूल जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे प्लेस करनी थी, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे मवाद बढ़ता जाएगा, टॉपिक्स बढ़ते जाएंगे, तो फलूदा और बड़ा होता चला जाएगा। तो इस फलूदे को थोड़ा स्ट्रीमलाइन रखने के लिए यहाँ तो आपकी ऊपर है कि आप अपनी चीज़ें कैसे रखते हैं। अब आप लोग इतने बच्चे तो हो नहीं कि आपको बताया जाएगा बेटा ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल, सही। अभी आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि आप में वीकनेस कहाँ है। आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मैं कितना याद रख पाता हूँ, कितना याद नहीं रख पाता। मुझे मैट्रिक के पेपरों में या इंटरमीडिएट के पेपरों में कहाँ कहाँ मसले आए थे मुझे पता है, आपको कहाँ मसले आए थे ये आपको पता है। तो आप देखेंगे आपकी कमज़ोरी कहाँ है। अगर आप एक चीज़ देखकर, आपकी मेमोरी माशाल्लाह इतनी अच्छी है, आपने देख लिया, आपने बोला कोई मसला ही कोई नहीं, आप एक हफ्ते के बाद आएंगे, आप टाइप करेंगे, आप बिल्कुल डिट्टो यही छाप देंगे, मुझे कोई इशू नहीं है, आप कर लें, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन आपको पता है कि भाई मैं नहीं कर पाऊँगा, तो आप कम से कम घर जाके उसको प्रैक्टिस करें। अगर आपको मेरी वाली आदत है कि भाई मुझे पता है कि मैं ये कर लूँगा, लेकिन मुझे ये पता होना चाहिए कि ये पढ़ा तो था, तो मैं उसका क्या नाली लिख लेता हूँ, टॉपिक, उसका टॉपिक का नाम लिख लेता हूँ या उसको सेंटेंस बना लेता हूँ कि ये मुझे रिमाइंड करा दे कि मैंने क्या पढ़ा था, सही है। ये आपके ऊपर है कि अब आप इसको कैसे स्ट्रीमलाइन करते हैं। दूसरा, अपने दिमाग में स्ट्रक्चर बनाएं। स्ट्रक्चर के बगैर आपका दिमाग कोई चीज़ याद नहीं रख पाता, ये आपके दिमाग की कमज़ोरी है। कभी देखा है कि गाना कैसे याद हो जाता है, सही है, शुरू से आखिर तक सारी डिट्टो लिरिक्स पता होती हैं, कोई सामने से म्यूज़िक हल्का सा गुनगुना दे, आगे से बंदा शुरू हो जाता है, सही है। वो सब चीज़ें हैं। उसके बाद जो कहानियाँ होती हैं, बचपन में कोई कहानी सुनी हुई होती है वो अभी तक याद होती है, वो क्योंकि वो स्ट्रक्चर बन गया है। आपका दिमाग ना स्ट्रक्चर पे खेलता है। तो जब आप कोई चीज़ सीख रहे होते हैं, जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर बना है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसे बनता है, आप सबसे पहले याद रखेंगे आपके पास डेटा टाइप होती हैं। अब डेटा टाइप की कितनी किस्में होती हैं, अब आप याद रखेंगे सबसे पहले स्ट्रिंग होती है, नंबर होती है, एरे होती है, ऑब्जेक्ट होती है और बूलियन होती है, 5। अब आपकी 5 क्या बन गई, ब्रांचेस बन गई। अब बाकी ब्रांच को छोड़ दें, अब आप आ जाएं एरे पे। अब आप जब एरे पे आएंगे तो आपको याद रखना है यार एरे में मैंने फॉर ईच पढ़ा, मैंने मैप पढ़ा, मैंने फ़िल्टर पढ़ा, मैंने लूप के ज़रिए इसके आइटम निकालना सीखा। अब वो मेरे पॉइंट्स में मेरे पास लिखा हुआ है कि इस डेटा टाइप के अंदर मैंने क्या क्या पढ़ा था। अब आपका स्ट्रक्चर बन गया। उसके बाद आपने स्ट्रिंग मेथड्स पढ़े, स्ट्रिंग मेथड में आपने स्ट्रिप पढ़ा, सही है, बहुत सारी और स्ट्रिंगिफाइज पढ़े, आपने टाइप कास्टिंग पढ़ी, आपने वो लिख लिया, ठीक है, जॉइन पढ़ा, स्प्लिट पढ़ा, तो ये सारी चीज़ें आपने लिख ली। उसके बाद आपने नंबर्स पे क्या क्या किया, सही है, तो नंबर्स में जो पार्सेंट था, टू स्ट्रिंग है, तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी, आप उसको लिख लें। अब ये स्ट्रक्चर जब आपके बनेगा ना तो आपका दिमाग आपको यूँ रिमाइंड कराएगा कि जब आप बोलोगे ना यार मैंने डेटा टाइप पढ़ी, डेटा टाइप में मैंने ये 5 डेटा टाइप पढ़ी, उसमें से मैंने एरेज पढ़ी, एरेज के अंदर क्या था, तो आप खुद अपने हाथ से यूँ करोगे कि एरेज के अंदर ये था, तो आपको वो फ़ौरन चीज़ याद रहती है, क्योंकि आपका दिमाग स्ट्रक्चर को ही याद रख पाता है। कोई चीज़ ऐसे नहीं याद रख पाता कि मैं बोलूँगी भाई उठ के बता दूँगी भाई एरे मेथड बताओ, आपको याद नहीं होगा। आपका दिमाग पीछे जाएगा स्ट्रक्चर पे कि सबसे पहले क्या पढ़ा, डेटा टाइप पढ़ी, डेटा टाइप कितनी पढ़ी, इतनी पढ़ी, इसमें एरे था, हाँ एरे था, उसके अंदर ये था, सही है। तो ये अब आपका मसला है, ये मुझे बात नहीं करनी चाहिए, ये आपका मसला है कि आपका दिमाग किस तरीके से कोई चीज़ याद रखता है। अगर अभी तक आप लोगों ने ये चीज़ डिस्कवर नहीं की है तो अभी भी आपके पास टाइम है। आप थोड़ा बहुत अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करें, आप देखेंगे आपको कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा पसंद होता है। अब मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ, कुछ बच्चों को बैठ के सही याद होता है और सही प्रैक्टिस होती है। अब मुझे बैठ के कभी भी याद नहीं होता, मैं पूरे कमरे में घूमता हूँ गोल गोल, सही, हाथ कॉपी मेरे हाथ में होती है, मैं घूमता रहता हूँ, मेरी आदत है। अब मुझे पता है कि मैं ऐसे याद रखता हूँ। अब आप भी ढूंढेंगे आपका कौन सी चीज़ आपको याद रखने में आपकी हेल्प आउट करती है। कुछ बच्चों को मैथ्स का सम जो होता है या इस तरह की प्रोग्रामिंग होती है वो गाने सुनते हुए बहुत अच्छे से हो जाती है। वो गाना सुन रहा होता है और साथ में लॉजिक्स बेहतरीन बना रहा होता है, किसी को ये आदत होती है। तो हर किसी का ना एक अपना मेंटालिटी है, तो आप भी सोचें कि आप किस तरीके से कर रहे हैं।
और कितनी डिटेल आपको लिखनी चाहिए आपके दिमाग को रिमाइंड कराने के लिए। बात समझ आ रही है? अब फॉर ईच के बाद हमारे पास एक और है सिटीज डॉट मैप। अब मैप भी मैंने आपको पढ़ाया था। फॉर ईच और मैप का फर्क किसी को याद है? सही है, इन्होंने बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया, बिल्कुल टू द पॉइंट जवाब दिया कि जो मैप होता है वो हमेशा सबसे पहली चीज़ वो एक न्यू एरे बनाता है। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैप न्यू एरे बनाता है, फॉर ईच ज़रूरी नहीं है। अगर आप चाहें तो आप न्यू एरे बना सकते हैं फॉर ईच के ज़रिए, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बनाई थी न्यू सिटीज़, या नोट किया आपने? लेकिन मैप हमेशा बनाएगा। और मैप में एक और यहाँ पे आपने नोट किया, कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट है, लेकिन मैप में रिटर्न स्टेटमेंट का होना लाजमी है। तो ये दो फ़र्क हैं मैप और फॉर ईच में, बाकी सब कुछ सेम है। वो कैसे? अब मैं इसको करता हूँ कमेंट आउट, मैं मैप में आता हूँ, यहाँ पे मैं क्या पास करूँगा? यहाँ पे मैं क्या पास करूँगा? एक काम करते हैं, हम ना एक कॉमन फंक्शन बनाते हैं ताकि आप लोगों को ये समझ आए कि ये एक ही चीज़ है। यहाँ पे मैं कहता हूँ टेक, बल्कि नहीं, वो फंक्शन उसके लिए अलग चाहिए होगा। खैर, आप लोगों को कौन सा फंक्शन ज़्यादा इजी लगता है, एरो वाला या फंक्शन नाम वाला? एरो सही है, ये फंक्शन है। अब मुझे पता है कि इसके पैरेंथेसिस में मुझे क्या रिसीव होगा? आइटम। यहाँ पे ये लिखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर मैं ये लिखे बगैर यहाँ पे आइटम लिखूँ, क्या ये मुझे मिलेगा? नहीं मिलता। अगर आपको फंक्शन के अंदर कोई आइटम चाहिए तो आपको उसको कहाँ से रिसीव करना पड़ता है? उसके पैरेंथेसिस से या पैरामीटर से। अब क्योंकि ये कौन सा मेथड है तो इसमें क्या करना लाजमी है? रिटर्न। इसको मैंने रिटर्न किया, मैंने कहा रिटर्न कर दो आइटम, लेकिन आइटम के साथ क्या प्लस कर दो? मैप। ये चलेगा? इसको मैं वो कर लेता हूँ, हटा दिया मैंने। ये चलेगा? क्यों? अच्छा, मैं इधर रिटर्न करा रहा हूँ आइटम डॉट प्लस मैप, लेकिन मैंने इसको ये नहीं बताया कि इसका जो आउटपुट है वो कहाँ करना है। सही है? अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें कुछ भी नहीं दिखा, लेकिन अगर मैं कहूँ यहाँ पर आके, अच्छा ये काम आपने फॉर ईच में नहीं किया था, क्योंकि फॉर ईच कुछ भी रिटर्न नहीं करता। यहाँ पे आप लिख रहे हैं वार न्यू, आपने एक नया वेरिएबल बनाया और उसको आपने किसके इक्वल कर दिया? इस पूरे फंक्शन के। तो न्यू सिटीज एक नया वेरिएबल बना, उसके अंदर ये सब आ गया। अब चलेगा ये? कुछ चला? अब इसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो मैं यहाँ पर आकर कॉन्सोल लॉग करा लूँ। कॉन्सोल लॉग में किसी को कोई मसला है? तो मेरी ये न्यू वाली एरे प्रिंट हो गई। आपको नज़र आ रहा है NYC अंडरस्कोर मैप, अटलांटा अंडरस्कोर मैप और बाल्टीमोर अंडरस्कोर मैप। इससे पता लग रहा है ये न्यू वाली एरे है। एक और तरीका हो सकता है कि मैं ये ना कराऊं, बल्कि डायरेक्टली मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, तो भी मुझे कॉन्सोल लॉग दिखा देगा कि इस वेरिएबल में आपने क्या सेव किया हुआ है। बात समझ आ रही है? तो मैप और फॉर ईच में क्या फ़र्क है कि मैप हमेशा एक न्यू एरे बनाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैप के अंदर क्या होना लाजमी है? रिटर्न। अच्छा, मैं कहता हूँ कि चलो क्यों ज़रूरी है भाई रिटर्न, मैं इसको कहता हूँ कि ये हटाओ, इसको भी हटाओ। मैं कहता हूँ कॉन्सोल डॉट लॉग, और मैंने ये कर दिया। सही है? तो ये तो चल गया। हालांकि मैं कह रहा था कि क्या होना लाजमी है? रिटर्न, लेकिन ये तो यहाँ पे चला। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि फॉर ईच की तरह मैप की क्वालिटी है कि वो आपकी एरे के हर एलिमेंट पे तो लाजमी जाएगा। ये बात समझ रहे हैं? वो नई एरे बनाए ना बनाए, वो आपकी हर एलिमेंट पे जाना उसका काम है। जिस तरीके से डॉट फॉर ईच जा रहा था और जैसे आपका वो फॉर लूप भी जा रहा था। बात समझ आ रही है?
यहाँ पर सिंपल क्या हुआ कि ये जो न्यू एरे बनी, इसको ज़रा देखते हैं कि क्या बनी। उसमें क्या सेव हो गया? अनडिफाइंड अनडिफाइंड अनडिफाइंड, 3 दफ़ा अनडिफाइंड आया। क्यों? क्योंकि वो लूप कितनी बार चला? 3 बार। लेकिन आपने क्योंकि रिटर्न नहीं किया तो उसने कुछ नहीं बनाया, बल्कि मैं यहाँ पे कर सकता हूँ 5। मैंने क्या रिटर्न किया है? तो यहाँ पे मेरे पास जो एरे बनेगी उसमें क्या सेव होगा? लेकिन कितनी बार? 3 बार। 3 बार क्यों? क्योंकि जिस एरे पे ये मैप चला है उसमें कितने आइटम्स हैं? ये बात समझ रहे हैं आप? ये बिल्कुल फॉर लूप ही है। फॉर ईच और मैप ये दोनों क्या हैं? दोनों लूप ही हैं। बस सिंपल थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि फॉर ईच जो है वो एक तरह से वहीं पे चल जाता है, एक ही लाइन में चल जाता है। मैंने आई थिंक लास्ट टाइम आपको बताया था कि मैं इसको वन लाइनर क्यों कहता हूँ। अगर आप इसको ओपन करें, एरे मेथड जितने भी हैं वो सारे वन लाइनर्स हैं। उसकी वजह क्या है कि अगर आप इसको कंसोल लॉग को माइनस करें, यहाँ पे ले आएँ, इसको यहाँ पे लाइन करें, तो ये आपका वन लाइनर बन गया। आपने वहाँ पे लूप चलाया था वो 3-4 लाइनों में जाता है, यहाँ पे आपने सेम लूप चलाया और सिर्फ एक लाइन पे चलाया। सही है। इवन दो यहाँ पे ये फंक्शन वाला भी ये शॉर्टन हो सकता है, इसको मिटा के अगर मैं इसको क्या बना दूँ, एरो फंक्शन बना दूँ, तो ये और छोटा हो गया। सही है। इसके अलावा यही काम अगर मैं इधर करता तो मैं रिटर्न को ऊपर ले आता और इसको इधर ले जाता, तो अब ये भी क्या बन गया? वन लाइनर। लेकिन हम इसको और छोटा कर सकते हैं। कैसे? मैं ये पैरेंथेसिस मिटा दूँ, और कैसे छोटा कर सकते हैं? कर्ली ब्रैकेट हटा दूँ, रिटर्न हटा दूँ, और छोटा हो गया। ये बिल्कुल यही चीज़ है जो कि थोड़ी देर पहले आपने ये देखी। उसमें और इसमें कोई भी फ़र्क नहीं है, क्योंकि जब आप एरो फंक्शन में पैरेंथेसिस हटा देते हैं तो एरो फंक्शन समझ जाता है कि आप इस चीज़ को क्या कराना चाहते हैं, इसको रिटर्न कराना चाहते हैं। और इसको ये भी पता है कि इस एरो से पहले जो चीज़ आप लिखते हैं वो क्या होती है? पैरामीटर होता है। ये अंडरस्टूड बात है। तो आप देख रहे हैं फंक्शन बनाने के लिए सिर्फ मैंने क्या इस्तेमाल किया? सिर्फ एक एरो। उससे जावास्क्रिप्ट को पता लग गया कि आप क्या बना रहे हैं? फंक्शन बना रहे हैं। तो ये काम इसलिए किया जाता है कोड को शॉर्टन करने के लिए, क्योंकि आपका जवाब अभी तो आपको लग रहा होगा यार ऐसी भी क्या आफत आ पड़ी है, हम इतना छोटा किए जा रहे हैं, इतना छोटा किए जा रहे हैं। लेकिन जब आप एक्चुअली कोडिंग करने लगेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि 1500 लाइनें हैं। सही है, 1600 लाइनें। अब मेरा ही एक प्रोजेक्ट है, उसकी एक फ़ाइल है पाइथन, खैर वो सर्वर पाइथन का है, तो उस पाइथन का सर्वर है और उसमें जो एक फ़ाइल की लाइन ऑफ कोड है कोई 2800 लाइनों पे चला गया है। अब वो मसला क्या होता है कि वो फैक्ट्री वाले जो हैं वो बोलते हैं यार हमें ये चेंज चाहिए। तो सबसे बड़ा मेरे लिए मसला तो पहला ये होता है कि पहले तो मैं अब उस पीस को ढूंढूं जिसमें उन्होंने चेंज किया है, मुझे वहाँ तक पहुँचना होता है। अब उसमें हम लोग कुछ लाइन कन्वेंशंस और कुछ इस तरीके से कमेंट्स, इसके अलावा हम लोग को फंक्शन नेम्स कुछ इस तरीके से करते हैं कि हमें थोड़ा सर्च करने में आसानी होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा अगर स्क्रॉल बार आगे पीछे हो गया ना तो फिर ढूंढना पड़ता है, तो लाइन ऑफ कोड इतना बढ़ जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा जो कोड बढ़ता है वो एक तो CSS में बढ़ता है और दूसरा आपकी जावास्क्रिप्ट में बढ़ता है। आपको पता ही नहीं चलता कि कोड इतना लंबा हो जाता है कि आपको समझ में ही नहीं आती कौन सी चीज़ हमने कहाँ लिखी थी। ये मसला रिएक्ट में बहुत अच्छे से हैंडल हो जाता है, क्योंकि रिएक्ट हर चीज़ की एक फ़ाइल अलग बनाती है। इवन एक छोटा सा नेविगेशन बार का एक छोटा सा बटन है ना, उस एक बटन का भी बिल्कुल अलग फ़ाइल होगी। इससे हमारा क्या फ़ायदा होता है कि हमारा जो फाइल साइज़ है वो छोटा हो जाता है और हमारा कोड बहुत मैनेजेबल हो जाता है। तो जब सिंपल जावास्क्रिप्ट से वेब पेजेस बनते थे, आप लोग बहुत लकी हैं कि आप लोगों ने वो दिन नहीं देखे। अगर आप लोग वो दिन देखते ना तो आप प्रोग्रामिंग बीच में छोड़ चुके होते, क्योंकि एक एक पेज जो जावास्क्रिप्ट का एक पेज होता है वो भाई हज़ारों लाइन ऑफ कोड में जा रहा होता है। आप खुद लिखते जाते हो, आपको पता ही नहीं लगता वो इतनी लाइन ऑफ कोड्स हो चुकी हैं। CSS का भी सेम फंक्शन है, वो तो अल्लाह भला करे बूटस्ट्रैप का थोड़ा बहुत हमारी हेल्प आउट हो जाती है। सही है, लेकिन उसका भी यही मसला होता है कि आपकी CSS का कोड बहुत लेंथी हो जाता है। और मसला कब होता है कि अगर अब किसी ने कहा कि इसकी फ़ॉन्ट साइज़ बदल दो, अब एक बंदे की फ़ॉन्ट साइज़ बदलनी है या एक हेडिंग की फ़ॉन्ट साइज़ बदलनी है, अब आप देखते हो कि वो इतने बड़े कोड में इसका फ़ॉन्ट साइज़ ढूंढना। और जब एक नया बंदा होता है वो क्या करता है कि वो मेन कोड किसी और फाइल में लिखा हुआ है
एक इनलाइन CSS भी लगी हुई है, सही है, और एक स्टाइल टैग भी लगा हुआ है। अब उस बेचारे को खुद समझ में नहीं आता कि वो फ़ॉन्ट साइज़ बदल रहा है, इंपॉर्टेंट भी लगा रहा है, सब कुछ कर रहा है, फिर उसके बाद भी उसका फ़ॉन्ट साइज़ नहीं बदल रहा होता। फिर वो बेचारा अपने बाल नोच रहा होता है, ये कैसे मुमकिन है, सब कुछ कर रहा हूँ फिर भी इसका फ़ॉन्ट साइज़ नहीं बढ़ रहा है, पागल हो गया है, कोड ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है। उससे मसला क्या होता है कि भाई पहले ना स्ट्रक्चर लेके चलो। अगर आपने फाइल के अंदर कोडिंग करनी है तो आप फाइल के अंदर ही कोड करो। अगर आपने इनलाइन CSS करनी है तो आप इनलाइन CSS करो। अगर आपने इंटरनल CSS करनी है तो आप इंटरनल CSS ही करो। अब थोड़ा कोड आपने इंटरनल में डाला हुआ है, थोड़ा कोड आपने इनलाइन में डाला हुआ है, थोड़ा कोड आपने एक्सटर्नल फाइल में डाला हुआ है, फिर जब उसको खुद को याद नहीं रहता कि कौन सी प्रॉपर्टी मैंने कहाँ पे लगाई थी, फिर वो कहीं पे भी प्रॉपर्टी लगा रहा होता है, फिर उसकी वो प्रॉपर्टी काम नहीं करती। ये मसले मसाइल आपके साथ बहुत होंगे इंशाल्लाह, करीब करीब होंगे। खैर, तो अभी जो चीज़ हमने देखी इसको थोड़ा और सीधा कर लेते हैं। अब एक और है हमारे पास एरे मेथड। पहला कौन सा था, दूसरा कौन सा था, एक तीसरा है, एक मैं नया वेरिएबल बना रहा हूँ किस नाम से, इसको मैं बराबर कर रहा हूँ सिटीज़, इसको तो आप पहचानते हैं, और मैं इसको क्या पास कर रहा हूँ, फ़िल्टर। कौन सा एरे मेथड है, बिल्कुल उसी तरीके से उसमें हम क्या पास करेंगे, और यहाँ पे हम क्या रिसीव करेंगे, पैरामीटर्स। अब मैप, ये मैप का एक तरह से भाई है, मैप की तरह इसमें क्या होना लाजमी है, रिटर्न। अब रिटर्न में मैं सिंपली इसको पहले क्या कर लेता हूँ, ट्रू, सही है। अब ज़रा हम आके देखते हैं कि सॉरी फ़िल्टर एरे, तो फ़िल्टर एरे में क्या क्या सेव हुआ, ये बिल्कुल वही चीज़ें हैं जो आपकी मेन एरे में थी, याद आया। अच्छा, अब ट्रू की जगह मैं क्या रिटर्न करता हूँ, तो फ़िल्टर एरे में खाली रिटर्न हुआ। कुछ समझ आया हुआ क्या है? जिस तरीके से मैप का फंक्शन आपसे पूछता है कि मैं क्या न्यू एरे में क्या चीज़ सेव करवाऊँ, सही है। अगर आप इसको गौर करें तो मैप का फंक्शन आपसे पूछता है कि जो आप नई एरे बना रहे हो उस एरे में मैं क्या सेव करवाऊँ। इसी तरीके से फ़िल्टर आपसे पूछता है कि मुझे कंडीशन बताओ, अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो मैं ये वाला आइटम सेव कराऊंगा, वरना ये वाला आइटम रिजेक्ट कर दूंगा। कौन सा वाला आइटम, जो कि इस लूप पे अभी चल रहा है, और लूप का आपको पता है कि पहले लूप में पहला वाला आइटम, दूसरे लूप पे दूसरा, तीसरे लूप पे तीसरा। अब हम एक काम करते हैं, हम समझते हैं कि भाई ये कैसे होता है। मैं कहता हूँ कि अगर आइटम किसके बराबर हो, NYC। अब ज़रा मुझे बताएं कि ये ट्रू कब होगी, फॉल्स कब होगी। पहले बात तो ये समझ आ रहा है, ये कंडीशन है, कंडीशंस याद हैं, हम लोग ये वाला काम हम करके आए हैं। अगर ये छोटा भी a हुआ तो फॉल्स, याद है। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि भाई ये 1 1 तो भी क्या होगा, ट्रू। लेकिन अगर ये 3 होंगे तो कंडीशंस याद हैं। ये वाली कंडीशन का क्या मकसद है, कहाँ पे फॉल्स होगी, कहाँ पे ट्रू होगी। चलें इसको थोड़ा सा और आसान करते हैं। मैं कहता हूँ कि वार आइटम किसके बराबर है, ABC, तो ये कंडीशन क्या होगी, ये बात समझ आ रही है। आइटम किसके बराबर है, और इस साइड पे क्या है, तो लाजमी सी बात है इसका जवाब क्या आएगा, जवाब क्या आया, फॉल्स। इसको ट्रू करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये ट्रू कब होगी,
सामने भी। अब उसने क्या जवाब दिया? ये सिंपल कंडीशन है। ये बात समझ आ रही है भाई? वो बट्टे वाला जो स्केल होता है, यहाँ भी 5 किलो है, वहाँ भी 5 किलो है, तो वो बराबर है। 5 किलो आगे पीछे हुआ तो वो बिल्कुल बराबर नहीं है। तो दोनों तरफ क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसको मिटाते हैं। अच्छा, इस आइटम में हमें क्या मिलता है? इस आइटम में सेव क्या होगा? ये फिल्टर बेसिकली लूप है। एक बात तो ये समझ रहे हैं आप? ये फिल्टर जो हुआ, ये मैप जो हुआ, ये फॉर ईच जो हुआ, ये सारे क्या हैं? ये लूप है। इतनी बात समझ आ रही है? अब जो फॉर ईच, सिटीज़ और फिल्टर है, ये लूप है। तो जाहिर सी बात है, लूप जब हर आइट्रेशन होगी, यानी हर जो उसका साइकिल होगा, तो वो कोई ना कोई एरे का एलिमेंट उठा के लाएगा। तो हमने ये चीज़ बार बार देखी है कि लूप के पहले आइट्रेशन पे कौन सी हमें वैल्यू मिलती है? उसकी पहली वैल्यू। यानी अगर इस पे लूप चलेगा तो आइट्रेशन नंबर 0 पे क्या मिलेगा? आइट्रेशन नंबर 1 पे, आइट्रेशन नंबर 2 पे बाल्टीमोर। इसका मतलब है जब फिल्टर एक लूप है और ये लूप चलेगा तो पहले लूप पे क्या मिलेगा? NYC। तो पहले लूप में NYC, तो क्या NYC के बराबर हो गया? ये कंडीशन क्या हो गई? जब ये कंडीशन ट्रू हो जाती है ना, तो इधर जो भी आइटम है वो नई एरे में क्या करा देता है? सेव करा देता है। अब वो दूसरा आइट्रेशन आई, दूसरे आइट्रेशन में क्या उठ के आएगा? क्या अटलांटा NYC के बराबर है? तो रिजल्ट क्या आएगा? वो एरे में कुछ भी नहीं भेजेगा। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब है कि इसका जवाब क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? उसका डेटा टाइप क्या होगा? एक स्ट्रिंग होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा, एक फंक्शन होगा, नंबर होगा, क्या होगा? मतलब ये फिल्टर एरे में एक स्ट्रिंग होगा जिसके अंदर क्या सेव हुआ होगा? आप ये कह रहे हैं? क्या होगा? एरे में सेव होगा। मतलब आप कह रहे हैं कि फिल्टर एरे एक एरे होगा जिसके अंदर एक एलिमेंट होगा और वो NYC होगा। आप ये कह रहे हैं? कोई और किसी बात को और किसी को ये समझ आ रही है? बाकियों को बात समझ आ रही है? हम बात क्या कर रहे हैं? हम आपसे पूछ रहे हैं, फिल्टर एक लूप है। जब ये लूप चलेगा तो आइटम में 1 बाय 1 ये वैल्यूज़ आएंगी। अगर आपने एरे पे लूप नहीं लगा के देखा है तो फिर आपका मसला है। फिर आपको ये बात समझ में नहीं आएगी कि जब एक लूप एरे पे चलता है तो उसका आउटपुट क्या आता है। अगर आपने एक बार भी लूप चला के देखा है एरे पे तो आपको पक्का पता होगा कि जब एक लूप एरे पे चलता है तो क्या होता है। जब हम लोग लूप्स पढ़ रहे थे तो हमने इसको बार बार देखा भी और इसको प्रिंट करा के भी देखा। सही है? तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं और ख़ुद से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं कि जब एक लूप एरे पे चलता है तो क्या होता है। तो मसला ये हो रहा है कि जब मैं लफ्ज़ बोल रहा हूँ कि इस एरे पे ये लूप चल रहा है, तो जिन बच्चों ने लूप चला के नहीं देखा उनको ये बात समझ ही नहीं आ रही। जब उनको ये बात समझ में नहीं आ रही तो आगे उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। समझ रहे हैं? तो जो ये वाला फॉर ईच है, मैप है, फिल्टर है, ये तीनों चीज़ें क्या करती हैं? लूप चलाती हैं। पहला पॉइंट। अब जब ये लूप चलाती हैं तो इनके बदले हम क्या चला रहे हैं? एक फंक्शन। ये फंक्शन हर लूप के आइट्रेशन के अगेंस्ट चलता है। यानी कि लूप पहली बार चला तो ये फंक्शन चलेगा, लूप दूसरी बार चला तो ये फंक्शन चलेगा। लेकिन जब ये पहली दफ़ा लूप चला तो इसको जो चीज़ मिलती है वो आपकी एरे का वो पहला एलिमेंट होता है। जब दूसरी बार लूप चलता है तो आपकी एरे का वो दूसरा एलिमेंट होता है। यहाँ पे इस फंक्शन में आप बताते हैं कि मुझे उस चीज़ का करना क्या है, और आपको ये वाला फ़िल्टर बताता है या मैप बताता है कि उसका आउटपुट क्या बनेगा। जब फ़िल्टर और मैप होते हैं तो एक नई एरे का बनना लाजमी है। जिन बच्चों ने ये बोला कि इधर स्ट्रिंग होगा वो गलत है, क्योंकि मैप और फिल्टर जो हैं वो लाजमी क्या क्रिएट करेगा? एरे। वो बाय डिफ़ॉल्ट है। आप इधर कुछ भी पास नहीं करेंगे तो वो खाली एरे दे देगा, लेकिन वो एरे लाजमी देगा। ये किसकी प्रॉपर्टी है? मैप और फिल्टर। अब ये आपके ऊपर है कि उस एरे में आप क्या सेव कराते हैं।
अब मैप के ज़रिए मैंने जो नई एरे बनाई थी उसमें मैंने क्या सेव कराया था, मैंने कहा था कि जो ये वाली एरे है इसके अंदर जो भी आइटम है उसमें क्या कर दो, प्लस मैप कर दो और इस न्यू वेरिएबल की एरे में सेव करा दो, तो आपकी वो बन गई थी, एरे बन गई थी। अब फिल्टर में मैं क्या कर रहा हूँ, फिल्टर बोलता है कि मुझे ये आइटम ना बताओ, फिल्टर बोलता है मुझे कंडीशन बताओ। दोनों में फ़र्क समझ रहे हैं? मैप बोलता है कि मुझे बताओ कि मैं क्या सेव करूं, फिल्टर बोलता है कि मुझे बताओ कि मैं कब सेव करूं। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो मैं सेव कर दूंगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो मैं हटा दूंगा। सही है? तो इसका मतलब है कि इसका ज़रा हम आउटपुट देख लेते हैं। इसका फिल्टर होगा, तो आपके पास क्या बनी, एक एरे बनी और उसके अंदर क्या सेव हुआ है, NYC। उसकी वजह क्या है कि जब आपका लूप पहली बार चला तो पहली बार चलने पर उसके अंदर क्या सेव हुआ, NYC, यानी कि आइटम में क्या आया है, NYC। जब NYC के बराबर हुआ तो क्या रिटर्न आया, ट्रू रिटर्न आया। जब ये ट्रू रिटर्न हुआ तो ये फिल्टर समझ गया कि मुझे ये वाला आइटम किसमें सेव करा देना है, और इस वक्त इस आइटम में क्या सेव था, NYC। जब ये दूसरी दफ़ा चला लूप तो दूसरी दफ़ा चलने पर उसमें क्या सेव हुआ, ये अटलांटा किस में सेव हुआ है, आइटम में। तो जब ये आइटम NYC के बराबर हुआ तो जवाब फॉल्स। जब जवाब फॉल्स आया तो एरे फिल्टर ने बोला कि अब मैं ये वैल्यू इस फिल्टर एरे के अंदर सेव नहीं करूंगा। बात समझ आई? अब ये चीज़ यूज़ कहाँ होती है, मेन सवाल ये उठता है, इतनी पंचायत क्यों हो रही है। सबसे पहले आते हैं फॉर ईच पे। फॉर ईच हर उस जगह पे यूज़ होता है जहाँ पे आपको एरे के ऊपर कोई लूप चलाना हो, सिंपल XYZ, और कोई इसमें पंचायत नहीं है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है, आपका बॉस आपको कहता है कि भाई ये एरे है, इस पर तुम्हें क्या चलाना है, लूप, तो आंखें बंद करके क्या चला दो। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है जैसे कि आपको बैकएंड वाला कहता है कि मुझे एक एरे वापस करो, तुम जो भी इस एरे के साथ करो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मुझे रिटर्न में तुम क्या करोगे, एरे। अब आपकी मजबूरी है कि आपको रिटर्न क्या करना है, एरे, तो आप क्या इस्तेमाल करते हो, मैप। सही है? मैप और फॉर ईच में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, दोनों लूप चलाते हैं, बस फ़र्क इतना है कि मैप एक नई एरे बनाता है और फॉर ईच जो है नई एरे नहीं बनाता। हाँ, आप अगर ज़बरदस्ती इससे नई एरे बनवाना चाहें तो आप फॉर ईच से ये चीज़ बना सकते हैं। अगर आपका दिमाग थोड़ा ज़्यादा काम करे, क्योंकि हमें तो ऐसे पढ़ाया जाता था, जब हमें पढ़ाया जाता था तो मैप और फिल्टर नहीं होते थे, हम इन दोनों का काम किससे लेते थे। अब ये आपके ऊपर है, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएं तो आपको समझ आ जाएगी कि आप दोनों काम कैसे ले सकते हैं। फॉर ईच में भी आपकी कंडीशन लग जाएगी, फॉर ईच से भी नया एरे बन जाएगा, तो आप मैप और फिल्टर वाला काम किससे ले सकते हैं, क्योंकि ये इन दोनों का दादा है। सही है? जब जावास्क्रिप्ट बिल्कुल नई नई बनाई गई थी तो उसमें एक ही एरे मेथड था, और वो कौन सा था, फॉर ईच, और ये सबके लिए यूज़ होता था, हर कंडीशन के लिए यूज़ होता था, हर पॉइंट के लिए यूज़ होता था। लेकिन इसको इस पोजीशन पे लाने के लिए अब आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपका दिमाग काम करेगा तो आप इस चीज़ को दिमाग में ही सोच लेंगे कि ये कैसे मुमकिन है कि मैं फॉर ईच इस्तेमाल करूं लेकिन एक नई एरे भी बना दूं। सही है? आपका थोड़ा अगर दिमाग काम करेगा तो आपको पता लग जाएगा कि मैं कैसे फॉर ईच इस्तेमाल करूं और एक कंडीशन चेक करूं। अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाए तो मैं नई एरे में एक वेरिएबल सेव करा दूं, अगर वो नहीं हो तो मैं वेरिएबल सेव ना कराऊं। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे देखते हो। ये तीन जो हैं, फॉर ईच, मैप और फिल्टर। तो फॉर ईच का मैंने बताया कि भाई जहाँ भी एरे के ऊपर लूप चलाना है वहाँ पे कौन सी चीज़ इस्तेमाल होगी, फॉर ईच। जहाँ भी लूप चलाना है और नई एरे भी चाहिए तो कौन सा इस्तेमाल होगा, मैप। जहाँ पे लूप चलाना है, नई एरे भी चाहिए, लेकिन कुछ आइटम चाहिए। कुछ आइटम्स का क्या मतलब है, मैं आपको बोलता हूँ कि भाई मुझे सिर्फ वो यूज़र ला के दो जो 25 साल से बड़े हैं, या मेरे लिए वो यूज़र्स ला के दो जिसके नंबर्स 75 से ज़्यादा हैं, मेरे लिए वो यूज़र्स ला के दो जो साइंस ग्रेजुएट्स हैं। अब मैं आपको कोई एक कंडीशन दे रहा हूँ, जब कंडीशन आएगी और एरे भी आएगी और एक लूप का नाम भी आएगा तो कौन सा इस्तेमाल करना है, फिल्टर इस्तेमाल करना है। बात समझ आ रही है? बहुत सिंपल चीज़ है ये, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब टिपिकल एग्जांपल यही है
कि आपको अगर कोई चीज़ फ़िल्टर करवानी है, फ़िल्टर के नाम से ही पता लग रहा है कि कोई चीज़ फ़िल्टर करानी है, कि मतलब आपके पास 100 यूज़र हैं। अब उस यूज़र्स में से मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई जिनकी एज 25 से ज़्यादा है वो मुझे ला के दो, तो आप कैसे ला के दोगे? किसके ज़रिए? फ़िल्टर्स के ज़रिए ला के दोगे। बात समझ आ रही है? अभी आपको मैप का मकसद ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। उसकी वजह ये है कि मैप का फंक्शन जो है, आपको रिएक्ट जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये कितना ज़रूरी आपका मेथड है। रिएक्ट में इसका काम सबसे ज़्यादा है, लेकिन अभी आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे इतना कोई इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है। क्योंकि आप बोलोगे यार जो चीज़ हम फॉर ईच से कर रहे हैं वही तो मैप से कर रहे हैं, तो इसका क्या फ़ायदा है? लेकिन फ़िल्टर मज़े की चीज़ है। कैसे? हम बनाते हैं वार यूज़र्स, इसमें मैंने क्या रखी? एरे। एरे के अंदर मैं एक एलिमेंट में क्या रख रहा हूँ? ऑब्जेक्ट। तो मैं इसको कह रहा हूँ यूज़र 1, सॉरी इसका नाम यूज़र, बल्कि इसको नेम कह लो यार, और यहाँ पे इसका नाम क्या है? यूज़र, और इसकी एज क्या है? 25। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, मैं बोलता हूँ मेरा जो दूसरा यूज़र है 22 है, अब मेरा तीसरा यूज़र है ये 18 है, और ये यूज़र 3 है, ये वाला मेरा यूज़र जो है ये 30 है, और ये यूज़र 4 है, और फाइनली एक और मेरा यूज़र है 32, और ये यूज़र नंबर 5 है। सही है? अब मुझे करना ये है, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास सिर्फ वो यूज़र्स उठ के आएँ जो 25 एज से ज़्यादा हों। मकसद समझ आ रहा है? मुझे सिर्फ वो यूज़र चाहिए जिनकी एज किससे ज़्यादा हो? 25 से। अब सबसे पहले जाते हैं सिंपल लूप पे, बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करते हैं। हम कहते हैं 4, ऐसे ही बनाते हैं। उसके बाद वार आई इज इक्वल टू 0 बनाते हैं। उसके बाद आई इज़ लेस देन यूजर्स डॉट, उसके बाद आई, ठीक है, वार अबव 25। सही है? मैं कहता हूँ इफ यूजर्स आई डॉट एज इज ग्रेटर देन 25, देन अबव 25 में क्या कर दो? पुश कर दो किसको? जिसको समझ आई वो हाथ उठाएं, जिनको नहीं समझ आया वो हाथ उठाएं। मजाक कर रहा हूं। अभी तक बात समझ आई? हमने सिंपल एक लूप बना लिया और उस लूप में मैंने क्या लगा दिए? कंडीशन लगा दी है। सिंपल एक कंडीशन लगा दिया। सही है जी? अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं। मैं अबव 25 को करता हूँ और अबव 25 में मेरे पास कौन कौन सा यूज़र आया? यूज़र नंबर 4 और यूज़र नंबर, और दोनों की एज क्या है? 30 और 32। अभी आपको एक मज़े का सीन तो पता है कि यहाँ पे आप ये लगा देंगे, सॉरी ये नहीं, यहाँ पे ये लगा देंगे, तो अब आपके पास जो अबव 25 में आएंगे वो कितने आएंगे? और उसमें यूज़र नंबर 1 भी अपनी एंट्री मार चुका है और उसकी एज क्या है? 25। सही है? पहला तरीका ये। अब आते हैं दूसरा तरीका। दूसरा क्या था? फॉर ईच था। हम कहते हैं कि भाई फॉर ईच ज़्यादा आसान है, ये थोड़ा देखें लंबा है, दिखने में भी ख़तरनाक है। अब यहाँ पे आते हैं, इसको सफाई करते हैं। तो मैं कहता हूँ यूज़र्स डॉट फॉर ईच, और मुझे पता है फॉर ईच क्या रिसीव करेगा? एक फंक्शन रिसीव करेगा। इसमें मुझे क्या मिलेगा? आइटम। मैं इधर वार बनाता हूँ अबव 25 लेकिन ईच, यानी कि फॉर ईच। ठीक है? मैं अब कहता हूँ यहाँ पे आके यही वाली कंडीशन, लेकिन अब यूज़र्स की जगह क्या होगा? आइटम। आइटम डॉट एज किससे बड़ी हो?
25 से, तो किस में प्लस करा दो? क्या पुश करा दो? आइटम। अब हम वापस चलते हैं, हम अबव कौन सा वाला? 25 ईच वाला। तो हमारे पास कितने बंदे आए? जो काम हमने फोर लूप से किया वही काम किससे कर लिया? फोर ईच से। अब हम आते हैं उसके बाद कौन सा वाला था? मैप था। हम इसी चीज़ को कॉपी करते हैं, इसमें ईच की जगह आप क्या लगा देते हैं? मैप लगा देते हैं। अब यहाँ पे आके कहते हैं यूज़र्स डॉट मैप करते हैं। अब मैप में भी हम क्या डिफ़ाइन करेंगे? एक फंक्शन। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? आइटम। लेकिन मुझे अब यहाँ पे ये करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह क्या है? मुझे ये वाली जो काम है डायरेक्टली यहाँ पे हो जाएगा, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मैप खुद ही एक नई एरे बना देता है। तो यहाँ पे हम दोबारा आएंगे, ये सेम कंडीशन कॉपी करेंगे, लेकिन अब यहाँ पुश के बजाय क्या आएगा? रिटर्न। सही है। इसको मैंने सेव किया, आपने देखा ये थोड़ा इससे शॉर्ट हो गया, ये बात नोट की आपने? अब आप यहाँ पे आ गए। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं कि हमारा तुक्का सही लगा। अब 25 मैप, इसमें कितने आए? 5। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? इसने 1 0 3 4 ये तो उसने सही भेजे, लेकिन उसने 1 और 2 की जगह क्या भेज दिया? अनडिफाइंड। उसकी वजह क्या थी? कि कुछ भी रिटर्न नहीं हुआ। ये बात समझे आप? चलो फिर यहाँ पे हम कह देते हैं एल्स लगा देते हैं। मैं कहता हूँ रिटर्न नल। सही है। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ अबव। अब अभी भी मसला क्या हो रहा है? क्योंकि ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये मैप की प्रॉपर्टी है कि वो कुछ ना कुछ रिटर्न तो लाजमी करेगा। ये बात हमने नोट की थी, उन्होंने भी ये बात शुरू में कही थी कि भाई मैप की प्रॉपर्टी है, एक तो वो नई एरे बनाता है, दूसरा वो कुछ ना कुछ रिटर्न लाजमी करता है, लाजमी कुछ ना कुछ रिटर्न वो करेगा। खैर, लेकिन आप इस पर एक टेक्निक मार सकते हैं कि भाई यहाँ पे इसमें अगर एरे में कोई भी अगर एम्प्टी चीज़ है तो उसको डिलीट कर दो। खैर ये हो सकता है, लेकिन चलें अभी इसको हम इधर और नहीं जाते। हमारा मैप भी हो गया, हमारा फॉर ईच हो गया और हमारा लूप हो गया। कौन सा बच गया? बेसिकली अगर आप नोट करें तो ये टिपिकल कंडीशन किसकी है? ये इस्तेमाल क्या होना चाहिए था? फ़िल्टर। ये डायरेक्ट फ़िल्टर होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि जो फ़िल्टर जिस चीज़ के लिए बना है, अभी आपको वही चीज़ चाहिए थी कि आपके पास 5 यूज़र्स हैं, उनमें से मुझे वो यूज़र्स ला के दो जिनकी एज 25 से ज़्यादा है। तो आपकी ये क्या हुई? कंडीशन। जब भी कंडीशन आती है एरे में तो कौन सा एरे मेथड यूज़ होता है? फ़िल्टर यूज़ होता है। हमें शुरू में ही क्या यूज़ कर लेना चाहिए था, लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि बाकी एरे मेथड से भी सेम काम हो जाएगा। अब हम फाइनली यूज़ करते हैं यूज़र्स डॉट फिल्टर। सही है। यहाँ पे हमें मिला आइटम, कोई ऐसा है जिसको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही? कोई ऐसा है जो ये सोच रहा हो कि रिटर्न कहाँ गायब हो गया? होगा तो ज़रूर। मैं फिर पूछ रहा हूँ, देखो मसले वाली बात नहीं है, सारे लड़के लड़के हो, कौन सी लड़कियाँ की बेइज्जती होगी। जिसको समझ में नहीं आया कि इसका रिटर्न मैंने क्यों उड़ाया, हालांकि मैंने बोला था कि मैप और फिल्टर में क्या चीज़ ज़रूरी है? रिटर्न। तो चलो पहले इसको यूज़ करके देख लेते हैं। पता लगा यूज़ ही वो चला ही नहीं, आप बाद में वो बंदा बोले कि खामखा मेरी बेइज्जती कर दी। सही है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एक तो उसको वार
अबव 25, लेकिन कौन? फिल्टर। तो परफेक्ट चला, बेहतरीन चला, सही है। अब आ जाओ, किसको समझ में नहीं आया कि ये रिटर्न कहाँ गया और रिटर्न के बगैर क्यों चल गया? कोई ऐसा है? अच्छा यार, तुम लोग रैगिंग कैसे बर्दाश्त करोगे फिर? तुम लोग तो रोते रोते हुए घर आओगे। भाई हॉस्टल में नहीं होती, वैसे भी आती है। तो वैसे एक बात है, रैगिंग वैसे वो बुरी चीज़ है। कुछ जो यूनिवर्सिटीज़ होते हैं उसमें कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव हो जाता है, लेकिन थोड़ा ना उसमें बंदा जो है ना पक्का हो जाता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में आगे जितनी बेइज्जती होने वाली होती है ना, फिर आपको वो ट्रेन करा देती है, क्योंकि वो लड़कियों के सामने बेइज्जती हो रही होती है तो वो थोड़ा ज़्यादा महसूस हो रही होती है। लेकिन जब पहले ही दिन आगे रैगिंग हो जाती है ना सबके सामने, फिर ना बंदे को ज़्यादा फील नहीं होता, सही है। फिर वो लड़कियों के सामने भी फिर वो कोई टेंशन नहीं होती, प्रोफेसर बोल रहा होता है बोलने दो, सही है। तो खैर हमारे साथ भी बहुत होता था, हमारे प्रोफेसर्स भी अजीब अजीब बातें करते थे, सही है। सबके क्लास के सामने खड़े होकर बोलते थे कि भाई दांत क्यों निकाल रहा है, सही है, लड़कियों के सामने। लेकिन वो महसूस नहीं होता था, खैर है भाई बोल दे, प्रोफेसर है क्या बोल सकता है, सही है। दूसरा, क्लास में सीन नहीं बनाना, वरना शर्म के मारे वहीं पे मर जाओगे। क्योंकि मैंने देखा है कि जिनके क्लास के अंदर सीन होते थे ना, अब उसकी कोई बेइज्जती हो गई ना, उसको सबसे ज़्यादा महसूस होता था कि यार जिसके सामने बेइज्जती नहीं होनी थी उसी के सामने बेइज्जती हो गई, सही है। लेकिन कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो मेरे जैसे दोस्त रख लेते हैं, उनकी तो फिर मैं क्लास के बाहर भी बेइज्जतियाँ करा देता था, तो वो अलग सिस्टम है। तो यूनिवर्सिटी मज़ेदार चीज़ है, आपको बहुत लाइफ के बारे में सिखाती है। वहाँ पे पढ़ाते क्या है, उसका काम क्या होता है, ये मुझे समझ में नहीं आया अभी तक, सही है। मैं आपको पता है मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मैनिडी का सिविल इंजीनियर हूँ, सही है। और यकीन माने मैं बुरा स्टूडेंट नहीं था, मैं 3.8 CGPA हूँ भाई, सही। ऑनर्स डिग्री होती है 3.8, 3.75 से अब। तो मैंने बेहतरीन स्कोर के साथ मैंने हिट मारा था, और 350 बच्चों में से मेरा 5 या 4th नंबर था। तो उसके बावजूद आपका हाल देख रहे हैं कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, कोडिंग। क्योंकि मुझे आज तक समझ में नहीं आया जो उन्होंने यूनिवर्सिटी में मुझे पढ़ाया उसमें और जो वो एक कॉन्ट्रैक्टर बैठा हुआ है साइड पे, उसमें क्या फ़र्क है। हालांकि वो हमें बता रहे होते हैं कि बेटा तुम्हें कुछ नहीं पता, हम तुम्हें पढ़ाते हैं, सही है। तो यूनिवर्सिटी जो होती है ना, मेरी नज़र में पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी ख़ास तौर पे, वो ज़्यादा पढ़ने की जगह नहीं है, वो ज़्यादा आपको ना वो ज़िंदगी सिखाती है कि आपको ज़िंदगी में चलना कैसे है, ठीक है। हाँ, बाहर की अगर आप यूनिवर्सिटी में जाएँ तो आपको समझ आता है कि भाई दुनिया में क्या हो रहा है और क्या पढ़ना है। वो आपको एक्चुअली सामने प्रोफेसर जो हमारा होता था, चाइनीज़ प्रोफेसर, वो आते ही खोल के ना रिसर्च पेपर खोल देता था। अब हम बेचारे किताबों के पढ़े हुए बच्चे, प्रेजेंटेशन खुलती थी, टीचर आके बोलता था बेटा ये टॉपिक है, ये है, ये हम स्लाइड्स वाले पढ़ने वाले बच्चे, वही वो स्लाइड है वो टीचर की उठा लेते थे, पेपरों में वही स्लाइड पढ़ के पेपर पास कर लेते थे। अब चाइनीज़ प्रोफेसर का हमें फिर समझ में नहीं आती थी। अब वो क्या करता था, वो आता था बोलता था ये टॉपिक है, ये रिसर्च पेपर है, इस रिसर्च पेपर को पढ़ो और इसमें से जो चीज़ समझ आती है वो मुझसे पूछो। अब हम इस सिस्टम में कभी आए नहीं थे तो हमें समझ में नहीं आता था। अब वो क्यों ऐसा करते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि जो अभी दुनिया में हो रहा है, जो लेटेस्ट रिसर्च पेपर है वो आपको ये बताता है कि अभी क्या रिसर्च हो रही है, दुनिया में क्या हो रहा है, वो आपको पढ़ाता था। बोलता था कोई भी मसला हो मुझसे पूछो, जो चीज़ समझ में ना आए वो मुझसे पूछो। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं वहाँ पे। खैर, लेकिन आप लोगों का मुझे थोड़ा महसूस होता है कि आप लोग यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स नहीं हो। अगर अभी कोई आप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट होते ना और मैं पूछता कि ये रिटर्न जिसको समझ में नहीं आया, सारे के सारे पीछे से बोल देते हैं हाँ हमें समझ में नहीं आया, क्योंकि उनको पता होता है कि ऐसा करने से क्या होगा, वो फिर समझाएगा, फिर टाइम ज़ाया होगा, ऐसे आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आखिर में फिर क्लास वो आके टीचर बोलता है यार आज के लिए इतना ही। खैर, तो अच्छे बच्चे हैं आप लोग। तो टाइम क्या हो रहा है, नीचे मेरा टाइम गायब हुआ है, 11 बज गए। तो खैर, इसको यहीं पे एंड करते हैं। आज की क्लास में हमने क्या किया है, एरे मेथड्स किए हैं। कौन कौन से किए हैं, फॉर ईच, मैप, फिल्टर। बात समझ आई? इसको घर जाके थोड़ा रिवाइज़ कीजिएगा। कल इंशाल्लाह हम लोग स्ट्रिंग मेथड्स पढ़ेंगे। स्ट्रिंग मेथड्स के बाद आपका अल्हम्दुलिल्लाह जो आपका बेसिक जावास्क्रिप्ट है वो कंप्लीटेड है।
उसके बाद हम लोग डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल एक सिस्टम पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है, क्या भला है। उसको थोड़ा मुश्किल से 1 हफ़्ता पढ़ेंगे, वो आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद हम फाइनली किस पे चले जाएंगे, रिएक्ट पे। फिर असल मज़ा आएगा कौन सी चीज़ कैसे होनी है, ठीक है। और रिएक्ट में आपको जो आपकी थोड़ी सी बहारें थी, वो बूटस्ट्रैप और वो सब, वो भी थोड़ा वापस आ जाएगा, सही है। वो वेबसाइट वगैरह बनाना, वो सारा सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। चलें इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।